फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दैट्स रॉन्ग। 100% कभी भी नहीं होता सक्सेस रेट आईवीएफ का। ये आईवीएफ एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल दर्दनाक प्रोसीजर है। आईवीएफ में यस पेन होता है। आईवीएफ में पेन जो होता है वो बेसिकली इंजेक्शन का होता है, तो उसमें टोटल 10 डेज में आपको डेली 1 या 2 इंजेक्शंस लगते हैं। लोगों को लगता है कि 100 लग रहे हैं। इसमें आपको प्रेगनेंसी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बस आप जाइए साइकिल पर साइकिल अपनी चीज़ें कराते रहिए और फिर आपके बस पैसे लगेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यस फेलियर्स होते हैं, नॉट एवरीवन सक्सीड्स इन आईवीएफ। और हम पेशेंट्स को ये बताकर चलते हैं कि आईवीएफ डजंट अश्योर यू कि आप 100% प्रेग्नेंट होंगे। 100 से ज़्यादा इंजेक्शंस लगते हैं आईवीएफ में, तो वो यस इंजेक्शंस का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो पेशेंट काउंट करने लगते हैं कि हमें 100 इंजेक्शंस लग गए, 200 लग गए। स्टिमुलेशन के टाइम पे 2 इंजेक्शन डेली ऑलमोस्ट 10 डेज तक लगते हैं, तो वो आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। ट्रांसफर के बाद 15 to 20 डेज डेली 1 इंजेक्शन डेली लगता है और 1 ऑल्टरनेट डे लगता है। ऑन एन एवरेज 40-50 इंजेक्शन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो अगर कोई आ रहा है कपल आपके पास आईवीएफ के लिए, तो उन्हें ये चीज़ समझना हो फ्रॉम बेसिक कि हमारे पास कितने अटेम्प्ट्स हैं सक्सेस के और कितने अटेम्प्ट्स हैं कि हाँ इतनी बार अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारे चांसेस है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के। हमें साइकिल्स पे डिपेंड नहीं करता। एक डॉक्टर असेस करता है कि अब हम ये फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम 1 या 2 साइकिल के बाद उस चीज़ को इंटरप्रेट करके करेक्ट करके 3rd साइकिल तक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। तो बट देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट जो अपनी 1st साइकिल में भी कंसीव करते हैं। तो अगर जैसे बार बार किसी का आईवीएफ फेल हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? हम उनको फर्टिलाइज कर रहे हैं तो एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन रहा, या फिर यूट्रस हेल्दी नहीं है, यूट्रस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन करेक्टेबल हैं, एडिनोमायोसिस है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है। तो हर बार क्या सक्सेसफुली बन जाता है एम्ब्रियो या कई बार वहाँ भी फेल हो जाते हैं? एम्ब्रियो तो मोस्ट ऑफ टाइम बनते हैं, बट येस कभी कभी एग और स्पर्म क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, तो ऐसा होता है कि या तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ हाँ। या फिर एम्ब्रियो जो बन रहे हैं वो बीच में अरेस्ट हो गए, ग्रो ही नहीं किया आगे। इस दौरान कपल्स का एक ये भी रहता है कि सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जब हम स्टिमुलेशन करते हैं तो स्टार्टिंग के 5 डेज तो एग्स छोटे होते हैं एंड पेशेंट इज फाइन, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप यू कैन बी सेक्सुअली एक्टिव इफ यू आर कंफर्टेबल, बट हम कोई इन्फेक्शन नहीं चाहते हैं। नेचुरली भी जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो यू अवॉइड भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, हेवी वर्क नहीं करना है, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज आपको ऐसा कोई बेड रेस्ट नहीं करना है, जो एक मिथ है कि आईवीएफ में आपको बेड रेस्ट करना है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुरुआत के जो 2 महीने होते हैं क्या उसमें इंजेक्शंस लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया हम वी आर प्रिपेयर्ड द एम्ब्रियोज आउटसाइड, तो बॉडी को सपोर्ट चाहिए होता है कि वो प्रेगनेंसी सपोर्टेड रहे। डेली लगते हैं इंजेक्शंस? बिल्कुल, कुछ ऑल्टरनेट लगता है, एक डेली लगता है। कितना कॉस्ट आ जाता है एक आईवीएफ में पूरा? अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2.5 लाख के बीच में कॉस्ट वेरी करती है। कि हाँ आप ये फॉलो करते हो तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका आईवीएफ पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा सक्सेसफुल। सबसे इंपॉर्टेंट अपने डॉक्टर आईवीएफ को लेकर के कपल्स के मन में सबसे बड़ा डर क्या रहता है? ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है, इसमें 100 से ज़्यादा इंजेक्शंस लग सकते हैं, ये आपकी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से उलट-पुलट करके रख सकता है। तो ऐसे में जिस हिसाब से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में आईवीएफ में 20 से 30% बढ़ोतरी देखी गई है। बहुत सारे कपल्स इस प्रोसीजर को चूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अराउंड में काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती है। इसीलिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आस्था गुप्ता, जो कि डायरेक्टर हैं फर्टिलिटी डिपार्टमेंट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं Cloud9 हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और आईवीएफ जैसे टॉपिक पर बात करने के लिए, जिसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आईवीएफ का नाम सुनते ही लोगों को सबसे पहले यही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों का एक मन में धारणा बन गई है कि ये सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया है डॉक्टर्स के लिए। इसमें आपको प्रेगनेंसी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बस आप जाइए साइकिल पर साइकिल अपनी चीज़ें कराते रहिए और फिर आपके बस पैसे लगेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप प्लीज़ बताइए कि क्या सच में आईवीएफ में फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सक्सेस से? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ का सक्सेस इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग डे बाय डे। पहले जब आईवीएफ स्टार्ट हुआ था उसका सक्सेस रेट समवेयर अराउंड 30 to 40% कोट किया जाता था, बट अभी बिकॉज ऑफ रीसेंट एडवांसेस हमारे पास नए इंजेक्शंस आ गए हैं, लैब में न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं, नई मशीन्स आ गई हैं, तो उसकी वजह से सक्सेस रेट हमारा समवेयर अराउंड 60%
से ऊपर भी कभी कभी टच करता है। यस, फेलियर्स होते हैं, नॉट एवरीवन सक्सीड्स इन आईवीएफ, और हम पेशेंट्स को ये बताकर चलते हैं कि आईवीएफ डजंट अश्योर यू कि आप 100% प्रेग्नेंट होंगे, जो कि बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी कैसी है, यूट्रस का हेल्थ कैसा है। उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को एक बेसलाइन सक्सेस रेट बता देते हैं कि आपका ये सक्सेस रेट है। फॉल्स एक्सपेक्टेशन 100% की नहीं रखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट का आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर ही होता है। लेकिन बहुत सारे जो क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि आईवीएफ से आप कराओगे तो 100% वो प्रेगनेंसी गारंटीड बिल्कुल है। फॉल्स क्लेम्स हैं। आईवीएफ में बहुत सारी चीजें हम पहले से करेक्ट करके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पर्म को इम्प्रूव कर सकते हैं, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। बट मेजर जो फेलियर का रीजन होता है वो है इम्प्लांटेशन। मीन्स जो बेबी स्टिक होता है यूट्रस में, जो अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स अ कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस। तो यस, मेडिसिन, इंजेक्शन, सप्लीमेंट्स हम लोग देते हैं ताकि इम्प्लांटेशन बेटर हो, बट स्टिल 20 to 30% फेलियर रेट हमेशा रहता है। नो वन कैन अश्योर कि आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल श्योर होगा। तो जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं हमारा 100% है, वो कंप्लीटली एकदम फॉल्स क्लेम्स हैं। बिल्कुल उस पर ध्यान न दें या बिल्कुल भरोसा बिल्कुल न करें। एब्सोल्युटली। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मार्केटिंग इसी चीज से प्रमोट करते हैं कि अगर आप हमारे पास आईवीएफ कराने के लिए आएंगे तो हम आपको 100% गारंटी देंगे कि आपकी प्रेगनेंसी होगी ही होगी। अब ये बट बिल्कुल लोग वहां false से है। भी जाते हैं तो उनको निराशा ही मिलती है कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल, हुआ। क्योंकि इसीलिए जब भी हम आईवीएफ करते हैं तो ये भी एक काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, पार्ट होता है कि आप फेलियर को भी एक्सेप्ट करके चलें दैट यू मे फेल। 20 to 30% से बैड लक भी हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दैट्स रॉन्ग। 100% कभी भी नहीं होता सक्सेस रेट आईवीएफ का। आज के हिसाब से जैसे आईवीएफ के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं केसेस की, लोग जा रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं आईवीएफ की तरफ क्योंकि इनफर्टिलिटी के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, कपल्स, हेल्दी लुकिंग कपल्स भी नहीं कंसीव कर पा रहे, काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आईवीएफ को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी ऐसे धारणाएं हैं, मिथ्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि आईवीएफ एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल, दर्दनाक प्रोसीजर है कि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये भी एक तरीके से एक मिथ है। आईवीएफ में यस पेन होता है। आईवीएफ में पेन जो होता है वो बेसिकली इंजेक्शन का होता है। जो पेशेंट्स ऑलरेडी इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं, मैं तो सभी पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सो मच मेंटल ट्रॉमा, जो सालों से इनफर्टिलिटी, उनको बेबी नहीं हो रहा है, सोसाइटी का प्रेशर है। तो इनफर्टिलिटी में जो पेन होता है वो बेसिकली 2 स्टेप में होता है। एक तो जिस टाइम पे हम एग्स बना रहे हैं, स्टिमुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें टोटल 10 डेज में आपको डेली 1 या 2 इंजेक्शंस लगते हैं। लोगों को लगता है कि 100 लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेली 1 या 2 इंजेक्शन फॉर 10 डेज लगते हैं। तो यस, इंजेक्शन का प्रिक होगा, बट उसमें भी अब लेटेस्ट एडवांसमेंट आ गए इंजेक्शंस में। उनकी निडल्स बहुत छोटी होती हैं, सबक्यूटेनियस भी आप ले सकते हैं। तो एज द साइंस इज ग्रोइंग, एडवांसमेंट आ रहे हैं, तो इंजेक्शन भी बहुत मिनिमल पेन वाले आ गए हैं। पेन से आप इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन सिरिंज होती है, तो वेरी मिनिमल पेन, बस यस प्रिक तो होगा। तो इसमें ये भी है कि 100 से ज्यादा इंजेक्शंस नहीं, मैं उस पे आ रही हूँ। जैसे फिर उसके बाद अगर एग रिट्रीवल करते हैं, एग रिट्रीवल कंप्लीटली फुल एनेस्थीसिया में होता है, तो इट्स अ कंप्लीटली पेनलेस थिंग। एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद अराउंड 15 to 20 डेज पेशेंट को कुछ इंजेक्शंस यस लेने पड़ते हैं। वो भी आजकल सबक्यूटेनियस आ गए हैं। हर इंजेक्शन का जो है सबक्यूटेनियस वेरिएंट है, जो कि जैसे इंजेक्शंस 2 तरह के होते हैं, एक इंट्रामस्कुलर, एक सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो होते हैं उनकी निडल बहुत थिन होती है और तो उससे बहुत मिनिमल पेन होता है। तो वो यस, इंजेक्शंस का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो पेशेंट काउंट करने लगते हैं कि हमें 100 इंजेक्शंस लग गए, 200 लग गए। बट उनका अपना यूजेस है, बिकॉज हम चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन का रेट बेटर हो। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वो सस्टेन करे, अबॉर्शंस वगैरह का रिस्क कम हो जाए, तो उसके लिए यस इंजेक्शंस तो लेने पड़ते हैं। बट सबके पेनलेस वेरिएंट है हमारे पास, जिससे हम कुछ हद तक पेशेंट का पेन कम कर सकते हैं। बट प्रिक तो होगा। तो इंजेक्शन एग्जैक्टली लगते कहाँ है आईवीएफ में? अगर आपके इंट्रामस्कुलर लग रहे हैं तो वो बैक पे लगते हैं, और अगर सबक्यूटेनियस होते हैं तो वो टमी पे लगते हैं। टमी पर लगते बिल्कुल। लेकिन पेन वेरिएंट सबका अवेलेबल है, तो अगर पेन से लेते हैं तो उनकी निडल बहुत छोटी होती है, विच इज बिल्कुल मिनिमल पेन। तो जो आपने कहा कि 2 जगह लगते हैं और उसका एक पेन वाला भी वर्जन बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो कैसे चूज करें, या फिर पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि वो हम बिल्कुल उन्हें कौन सा पेशेंट टू देते हैं? पेशेंट वेरी करता है। वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आप कौन से टाइप के इंजेक्शंस ले सकते हैं। मोस्टली ट्रांसफर जब हो जाता है उसके बाद हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि एग बनाने के टाइम पे पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उनका एग क्वालिटी कैसा है, तो वो इंजेक्शंस हम चूज करते हैं। बट ट्रांसफर के बाद हम मोस्टली सबक्यूटेनियस वेरिएंट पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो उसमें पेन फिर कितना होता होगा? एक प्रिक तो हो गई बस, ये आई से, बट स्टिल वेरी मिनिमल।
अच्छा, आपने कहा कि 10 दिन के लिए आना पड़ता है, तो दिन में इंजेक्शंस लगते हैं 1 या 2? बिल्कुल तो 10 दिन का ये प्रोसीजर रहता है। बिल्कुल ओवरऑल 10 दिन में आपको ऑलमोस्ट 20 इंजेक्शंस हम ऑन एन एवरेज मान के बिल्कुल चलते हैं। एब्सोल्युटली तो अगर पूरा आईवीएफ का प्रोसीजर अगर हम समझे, क्योंकि आपने जैसे कहा कि पेशेंट्स कैलकुलेट करने लगते हैं, तो अगर बिल्कुल हम उन्हें भी आइडिया देना चाहें, तो ओवरऑल आईवीएफ के एक पूरे सेशन में या साइकिल में फिर भी कितने इंजेक्शंस लगता है? जैसे मैंने बताया कि स्टिमुलेशन के टाइम पे 2 इंजेक्शन डेली ऑलमोस्ट 10 डेज तक लगते हैं, तो वो आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। ट्रांसफर के बाद 15 to 20 डेज डेली एक इंजेक्शन डेली लगता है और एक ऑल्टरनेट डे लगता है, विच ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। हो सकता है किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट कम हो तो एक ही इंजेक्शन लगे, किसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको 2 भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 40-50 इंजेक्शन? एब्सोल्युटली बिल्कुल। ओके, ठीक है, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा यही कंसर्न रहता है कि इतने सारे इंजेक्शंस लग रहे हैं, हम इतने पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो आईवीएफ जो है हम नहीं कराएंगे, या फिर अगर कराने भी जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल इसमें एक और रहता है कि ये भी बोला जाता है कि आईवीएफ लड़कियों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है दैन मेल। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, इस चीज से तो मैं 100% अग्री करूंगी, बिकॉज एक नॉर्मल भी जब कपल नेचुरली ट्राई करता है और कंसीव भी करता है, तो वो एक बायोलॉजिकल थिंग है कि फीमेल्स हैव दैट पोटेंशियल टू कैरी द चाइल्ड। यूट्रस हमारे पास है, वेजाइना हमारे पास है, ओवरीज भी हमारे पास ही है, तो हम ही प्रेग्नेंट होंगे, 9 मंथ्स हम ही को कैरी करना है। मेल्स का तो सिर्फ स्पर्म देने का रोल होता है, इवन इफ वी गो फॉर अ नेचुरल प्रेगनेंसी, चाहे आईयूआई करे, इवन आईवीएफ में, तो मेल्स को तो सिर्फ स्पर्म देना होता है। मेजर टर्मोइल तो डेफिनेटली फीमेल्स के साथ होता है। आई हैड अ रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें कपल ने एक रील में ये प्रोजेक्ट किया कि नहीं, हमें प्रेगनेंसी इसलिए प्लान नहीं करना चाहिए बिकॉज फीमेल्स को इतना कुछ झेलना पड़ता है। तो बट आई आंसर टू दैट कि वो बायोलॉजिकल है, यू कैन नॉट चेंज दैट। वो तो आपको या तो अदरवाइज फ्यूअर समटाइम्स में अगर ऐसा आ जाए कि हमारे पास आर्टिफिशियल यूट्रस आ गए जो बेबी बना के दे दें, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। टिल देन तो हमें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि जैसे अगर कोई कपल आईवीएफ के लिए प्लान कर रहा है, अगर उनकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आइडियली कितने दिन पहले से उनको खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए और एक बार डॉक्टर से काउंसलिंग के लिए मिलना चाहिए? एटलीस्ट हम चाहते हैं कि 1 to 2 मंथ्स पहले तो डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो मल्टीपल लेवल पे होती है। हम चाहते हैं पेशेंट फिजिकली भी प्रिपेयर्ड हो, मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो, एंड फाइनेंशियली भी प्रिपेयर्ड है, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियली चैलेंजिंग प्रोसीजर। तो एटलीस्ट 1 से 2 महीने पहले आप डॉक्टर से मिल लें, प्रोसीजर समझ लें। स्पेशली आजकल के टाइम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेशेंट वर्किंग है, इवन फीमेल्स, सबके ऑफिस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, किसी कुछ मीटिंग्स अलाइंड है, कोई क्लाइंट बाहर से आ रहा है या कहीं बाहर जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट हम अलाइन कर सकें चीजों को। बिल्कुल। तो अगर जैसे आपके पास कोई कपल आ रहा है कि उन्हें आईवीएफ कराना है, तो आप लोग उनको फिर कैसे मतलब प्रिपेयर करते हो? डाइट के मामले में, फिजिकल एक्टिविटी के मामले में कौन सी चीजें एडवाइस करते हो कि आपको छोड़नी चाहिए या शुरू कर देनी चाहिए? जब भी पेशेंट आईवीएफ के लिए आता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इक्वली इम्पॉर्टेंट पेशेंट के फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम उनका ओवरीज चेक करते हैं, यूट्रस चेक करते हैं कि कोई सिस्ट तो नहीं है ओवरी में, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड या पॉलिप तो नहीं है, एग काउंट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, स्पर्म क्वालिटी कैसी है। तो वो सब चीज़ों को एक बेसलाइन चेक होता है, और जिसमें भी प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड मेडिसिन हम उनको एटलीस्ट 1 मंथ पहले स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्सो अगर लाइफस्टाइल में मेजरली हम चाहते हैं कि पेशेंट अगर अल्कोहल और स्मोकिंग है, विच इज़ वेरी कॉमन इन मेट्रो सिटीज़, हम चाहते हैं कि वो कम्प्लीटली क्विट हो जाए। कैफीन इंटेक वी वांट कि थोड़ा सा कम हो जाए, एंड डाइट मोर टुवर्ड्स हेल्दियर डाइट, जो एक नॉर्मल हेल्दी डाइट होती है कि प्रोटीन इंटेक इंक्रीज हो, कार्ब्स कम हो जाए, शुगर इंटेक कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें। एंड अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो वी वांट कि थोड़ा सा वेट रिडक्शन हो जाए बिफोर पेशेंट स्टार्ट्स द आईवीएफ प्रोसीजर। ओके, सप्लीमेंट्स का कितना रोल है? क्या सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाती है? बिल्कुल, बहुत मेजर रोल तो नहीं अग्री, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस किसी भी सप्लीमेंट को लेकर ये नहीं बोलता कि बिल्कुल इससे कुछ मैजिकल हो जाएगा, बट ये स्टिल वी वांट कि एटलीस्ट 1 मंथ पहले एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो मेडिसिन है वो हम स्टार्ट कर दें। फॉलिक एसिड वगैरह बोला जाता है कि बिल्कुल, फोलिक एसिड तो ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोलिक एसिड का रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स पहले से लेना स्टार्ट कर देना है। मेल और फीमेल्स दोनों को, या नहीं, सिर्फ फीमेल को, क्योंकि चाइल्ड विल डेवलप इनसाइड द मदर। वो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी की, इट्स नॉट ओनली फॉर आईवीएफ। फोलिक एसिड आपको नेचुरल प्रेगनेंसी से पहले भी लेना है।
ठीक है, ओके। तो आपने जैसे सप्लीमेंटेशंस की बात की, ओवरऑल आप क्या-क्या चीज़ें बोलते हो कि आप कपल्स में करने के लिए? अगर किसी कपल में जैसे स्पर्म क्वालिटी खराब है या एग या ओवरी में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, वैसे ज़्यादा हैं, तो फिर आइडियल उनको कितना टाइम देते हैं आप कि इतने दिन में ठीक कर लो आप, तब हम आपके आईवीएफ का प्रोसीजर जो है वो शुरू करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि किस हद तक इम्प्रूवमेंट मेडिसिन से हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेडिसिन कैन नॉट डू मैजिक। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा खराब है, तो आईवीएफ का पर्पस ही यही है कि जिनका स्पर्म काउंट खराब है या बहुत कम है, वो नेचुरली या आईयूआई से कंसीव नहीं करेंगे, तो उनको सप्लीमेंट्स का बहुत कम रोल होता है कि हम मिनिमम चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 मंथ पेशेंट सप्लीमेंट ले ले, ताकि जब हम आईवीएफ करें तो वो हम एटलीस्ट उसको कवर कर सके, हमें वी गेट बेटर क्वालिटी ऑफ स्पर्म। लेकिन जब हम एग की बात करते हैं, अगर एग रिजर्व कम होता है तो मेडिसिन से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है, एज। एवरी मंथ द फीमेल इज लूजिंग एग। तो अगर एएमएच कम होता है तो वी डोंट टारगेट ऑन गिविंग मेडिसिन टू वेट एंड इम्प्रूव ऑन एएमएच, क्योंकि एजिंग के साथ एग क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम होगी, तो वी वांट इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो एज का भी है, क्योंकि जैसे आईवीएफ के लिए लोगों को लगता है कि जब सब कुछ ट्राई कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, हम तब आईवीएफ कराने जाएंगे। उस चक्कर में कई बार बहुत ज्यादा उनकी उम्र भी निकल जाती है। तो आईवीएफ में भी एज मैटर करता है क्या, कि आप जितनी जल्दी आएंगे उतने आपके सक्सेस के एब्सोल्युटली। चांसेस देखिए, ज्यादा है? जब भी कोई पेशेंट इनफर्टिलिटी का है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो हर चीज के लिए टाइमलाइन डिसाइडेड है कि अगर वो आईवीएफ से पहले जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो कितना करा सकते हैं, कितनी साइकिल्स करा सकते हैं बिफोर दे गो अहेड विद आईवीएफ। एज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि 35 के बाद आपका एग काउंट और क्वालिटी दोनों चीजें कम हो जाएंगी। स्पर्म क्वालिटी का एज सच बहुत ज्यादा एज पे इफेक्ट नहीं होता है। यूट्रस का इम्प्लांटेशन भी एज के साथ अफेक्ट हो जाता है। ऑल्सो जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो दे इंक्रीज एज वी एज। तो अगर एग रिजर्व ऑलरेडी बॉर्डर लाइन है या कम है और पेशेंट डिले करके आता है, तो फिर आईवीएफ में भी सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पेशेंट अगर टाइमली आएगा, आई डोंट से कि तो 24 ईयर्स है तो इमीडिएटली आईवीएफ कर ले, बट इफ यू हैव स्पेंट अ डिसेंट टाइम, वो एक डॉक्टर डिसीजन ले सकता है कि नाउ इज द टाइम टू यू शुड मूव टू आईवीएफ, टेकिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच। ओके, तो अगर कोई आ रहा है कपल आपके पास आईवीएफ के लिए, तो उन्हें ये चीज समझना हो फ्रॉम बेसिक कि हमारे पास कितने अटेम्प्ट्स हैं सक्सेस के और कितने अटेम्प्ट्स हैं कि हाँ इतनी बार अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारे चांसेस है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के। देखिए, कोई भी इसका कट ऑफ नहीं है कि पेशेंट इतनी साइकिल करा सकता है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पेशेंट का फाइनेंशियल मेंटल स्टेटस क्या है। देयर आर पेशेंट्स जो 3 to 4 आईवीएफ साइकिल के बाद भी बहुत मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, और देयर आर सम पेशेंट जो बोलते हैं हम एक ही आईवीएफ कराने का फाइनेंशियली और मेंटल स्ट्रेस झेल सकते हैं। तो वो उस पर वेरी करता है। मोस्टली हमें साइकिल्स पे डिपेंड नहीं करता। एक डॉक्टर असेस करता है कि अब हम ये फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम 1 या 2 साइकिल के बाद उस चीज को इंटरप्रेट करके करेक्ट करके 3rd साइकिल तक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। तो बट देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट जो अपनी फर्स्ट साइकिल में भी कंसीव करते हैं। ओके, तो अगर जैसे बार बार किसी का आईवीएफ फेल हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, जैसे आई टॉक्ड अबाउट कि आईवीएफ में इट्स मेनली द एग एंड द स्पर्म। अगर एग और स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम उनको फर्टिलाइज कर रहे हैं तो एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन रहा, या फिर यूट्रस हेल्दी नहीं है, यूट्रस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन करेक्टेबल है, एडिनोमायोसिस है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है। ओके, कभी कभी अनआइडेंटिफाइड रीजंस भी होते हैं, या सिर्फ यूट्रस रिसीव ही नहीं कर रहा है चाइल्ड को, तो उस वजह से भी हो बिल्कुल। सकता है। अगर हम स्टार्ट से एंड तक का आईवीएफ का एक पूरा प्रोसीजर समझना हो कि आपके पास कोई कपल आ जा रहा है, आपने बता दिया कि हाँ आप आईवीएफ के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल। तो स्टार्ट से एंड तक का पूरा प्रोसीजर उनका कैसा होता है? जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास ऐसा नहीं होता कि आज आए हैं आज ही उनका पीरियड का सेकेंड डे, दे कम बिफोर हैंड एटलीस्ट 1 month अहेड की वी वांट टू गो अहेड और वेदर आईवीएफ इज द राइट चॉइस फॉर अस। उसके अकॉर्डिंगली, जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया, हम उनको चीजें गाइड कर देते हैं कि ऐसा करना है। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ आईवीएफ स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ द पीरियड। सेकेंड डे पर हमें बेसलाइन उनका स्कैन करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, रूटीन है, हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, कुछ हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं। अगर ओवरी, स्पर्म सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं, विच टेक्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 days। उसके बाद 12th या 13th डे पे एग रिट्रीवल होता है। उसके बाद हम स्पर्म लेके फर्टिलाइज करते हैं एंड एम्ब्रियोज टेक्स 5 days टू फॉर्म। एग रिट्रीवल मतलब?
हम जो एग्स हैं जो बन गए हैं उनको फीमेल की बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है। सो जब अगर एवरीथिंग इज फाइन तो पेशेंट के 3rd डे से इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं जो समवेयर अराउंड 10 to 12 डेज लगते हैं। 10 से 12 दिन तक डेली इंजेक्शन पेशेंट टाइम अपने हिसाब से चूज कर सकता है, बट टाइम फिक्स टाइमिंग रखना पड़ता है। मतलब आज अगर 10 बजे कराए तो कल भी 10 बजे। बिल्कुल 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे हो जाए, बट प्रेफरेबली वांट कि डॉट ऑन टाइम आप उस इंजेक्शन को ले लें। तो अगर इंजेक्शंस लगाने के लिए डेली हॉस्पिटल आना है तो हाँ। उनका डेली का काम हैम्पर हो सकता है या फिर वो अपने वर्क के हिसाब से, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि आपको मॉर्निंग में लेना है या इवनिंग में लेना है, जो आपको जैसा कंफर्टेबल है उस टाइम आप चूज कर लो उस टाइम को। कुछ इंजेक्शंस यस ऐसे होते हैं जो सेल्फ इंस्टिल वाले भी होते हैं, अच्छा, वो हम पेशेंट को दे भी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज वो एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम सेफ हैंड्स में हो, बट यस सेल्फ इंस्टॉलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। तो मतलब वो हॉस्पिटल आकर के 10-12 दिन तक रेगुलर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। बिल्कुल। एक इंजेक्शन लगता है हर दिन या 2? स्टार्टिंग के 5 डेज एक लगता है, उसके बाद 6th डे ऑनवर्ड सेकंड 2 इंजेक्शंस लगते हैं। 2 इंजेक्शंस लगता है। बिल्कुल। और कहाँ लगता है इंजेक्शन ये? कुछ बैक पे लगते हैं, कुछ टमी पे लगते हैं। ठीक है। ये लड़कियों के लिए ही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके। हाँ। बीच में 2 या 3 बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है, जिसके लिए पेशेंट को हमसे मिलना पड़ता है। वी वांट टू सी कि एग्स कैसे बन रहे हैं, उनका साइज कैसा है। जब एग्स कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं देन कम्स द एग रिट्रीवल। उसके लिए पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। ओके। एग रिट्रीवल मतलब उनसे एग्स तो निकाले जाते हैं। बिल्कुल। वो वजाइनल प्रोसीजर होता है, कंप्लीट एनेस्थीसिया में होता है। एक बहुत पतली सी निडल होती है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से वजाइनली एग्स को निकाल लेते हैं। और ये कहाँ लगता है नीडल? ये वजाइना के थ्रू ही जाता है। इट्स अ कंप्लीटली पेनलेस थिंग बिकॉज इट्स अ वेरी फाइन निडल। पोस्ट पिकअप या एग रिट्रीवल के बाद पेशेंट को बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि एग रिट्रीवल हुआ है। कुछ भी बस यस थोड़ा सा हैवीनेस हो सकती है बिकॉज एग्स बने हैं। और उसके बाद हम एग्स को लैब के पीपल को हैंड ओवर कर देते हैं। एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे, वो स्किल्ड पीपल जो एम्ब्रियोज एक्चुअली बनाते हैं। उसी दिन उनका पार्टनर स्पर्म देता है और लैब में एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है। ये उसी दिन हो जाता है? बिल्कुल सेम डे, फर्टिलाइजेशन सेम डे होता है। ठीक है। उसके बाद लैब में जो एम्ब्रियोज हैं वो ग्रो करते हैं 3 to 5 डेज के लिए। रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होती है, जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको मॉनिटर करते रहते हैं कि उनकी ग्रोथ कैसी है। तब तक एडमिट रहते हैं? नहीं, पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में एडमिट हुए, बाय 3-4 o'clock दे कैन गो बैक होम। ठीक है, बिल्कुल। एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे वो अपना काम भी रिज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद देन कम्स द लास्ट स्टेप विच इज एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब एम्ब्रियोज को वापस रखना। वो 2 तरीके से होता है, फ्रेश और फ्रोजन। फ्रेश का मतलब होता है कि एम्ब्रियो जैसे ही रेडी हुआ 5th डे हम सेम साइकिल में पेशेंट के अंदर रख देते हैं, सेम मंथ में। ठीक है। एंड 15 डेज बाद पता चलता है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। फ्रोजन का मतलब है कि उस साइकिल में हम ब्रेक दे देते हैं, एग रिट्रीवल हुआ एंड एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल। जब नेक्स्ट साइकिल आती है पीरियड्स की, उसमें हम एम्ब्रियोज को वापस रखते हैं। आप लोग क्या प्रेफर करते हैं, फ्रेश या फ्रोजन? मोस्टली फ्रोजन। फ्रोजन। बिल्कुल। क्योंकि फ्रोजन के रिजल्ट्स आर मच बेटर फ्रेश के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फ्रेश साइकिल करते हैं तो पेशेंट को हार्मोन्स के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, तो बॉडी का जो हार्मोनल मेल्यू है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ऑल्सो अगर बॉडी में एक पर्टिकुलर हार्मोन E2 हार्मोन होता है, उसका लेवल अगर एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर जाए तो फीमेल को ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होने का रिस्क भी रहता है। उससे क्या हो सकता है? उससे उनके लंग्स में पानी भर सकता है, पेट में पानी भर सकता है। तो पहले फ्रीजिंग टेक्निक्स इतनी अपडेटेड नहीं थी जब पुराने जमाने में IVF होता था, तो उस टाइम पे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशंस भी होते थे, बट अब वो ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गए हैं बिकॉज हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम फ्रोजन ट्रांसफर्स करते हैं। ओके। तो मतलब पहला जो पीरियड्स का साइकिल है उसके अगले महीने वाले में आप बिल्कुल उनको ट्रांसफर कर देते हैं। और वो मेंटली भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मैंने बताया कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इंजेक्शंस लग रहे हैं, अब पेशेंट ने इंजेक्शंस लिए एंड देन एग रिट्रीवल हो गया, उसके बाद अगेन ट्रांसफर भी हो गया एंड इफ शी कंसीव देन अगेन इंजेक्शंस। तो अगर थोड़ा उसमें 15-20 डेज का ब्रेक मिल जाए तो वो पेशेंट के लिए थोड़ा सा मेंटली भी कामिंग और सूदिंग होता है। तो उन जो 15-20 दिन का गैप होता है उसमें फिर उनको हॉस्पिटल आने की नहीं, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं जरूरत होती। तो जो फ्रोजन एम्ब्रियो आप लोग जब ट्रांसफर करते हो तो एम्ब्रियो कैसे पता चलता है कि हाँ ये बन चुका है, इसे अब हम ट्रांसफर करते हैं? 5th डे पे जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको हम उसी दिन फ्रीज करके रख देते हैं लैब में। तो हर बार क्या सक्सेसफुली बन जाता है एम्ब्रियो या कई बार वहां भी फेल हो जाते हैं? एम्ब्रियो तो मोस्ट ऑफ टाइम बनते हैं, बट यस कभी कभी एग और स्पर्म क्वालिटी बहुत खराब होती है, तो ऐसा होता है कि या तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ या फिर एम्ब्रियो जो बन रहे हैं वो बीच में अरेस्ट हो गए, ग्रो ही नहीं किए आगे। तो उस टाइम पे फिर क्या करते हैं आप लोग? फिर हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं, वी कॉल द पेशेंट ऑन 5th डे और हमसे लैब में डिस्कस करते हैं कि आपके इतने एग्स रिट्रीव हुए, ऐसे स्पर्म क्वालिटी था एंड देन दिस इज द थिंग। तो उसके बाद फिर से नया साइकिल शुरू हो जाता है प्रोसेस। वो फिर हमें पेशेंट से डिस्कस करना पड़ता है। इट्स नॉट अ वेरी कॉमन सिनेरियो कि बिल्कुल एम्ब्रियोज ही ना बने, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बनते या बहुत ही खराब बनते हैं, तो वी नीड टू सिट विद द पेशेंट एंड डिस्कस कि ऐसा क्यों हुआ और
क्या हम अब नेक्स्ट टाइम में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या क्या चेंज किया जा सकता है सो दैट दोबारा ऐसा रिपीट ना हो। ओके, तो इसी को फिर हम फेल्ड आईवीएफ बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, Okay. फेल्ड आईवीएफ में ये भी एक तरह का फेल्ड आईवीएफ हुआ, और अगर हमने बेबी जो बन गया उसको अंदर रख दिया एंड वो चिपका नहीं, प्रेगनेंसी नहीं आई, वो भी फेल्ड आईवीएफ है। ओके, बिल्कुल मतलब एम्ब्रियो जब बन गया उसके बाद जब आप उसको ट्रांसफर करते हो तो उसके बाद भी दिक्कतें आती है, उस वाले प्रोसेस को भी पूरा समझाइए एक बार। जैसे अगर हमने बोला कि हम जैसे मोस्ट ऑफ टाइम फ्रोजन Frozen, साइकिल हाँ। करते हैं, तो पेशेंट को हम पीरियड के सेकेंड डे बुलाते हैं, वी चेक की सब चीजें बिल्कुल ठीक हैं, और उसके बाद उनको कपल ऑफ डेज, ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज कुछ टैबलेट खानी होती है टू प्रिपेयर देयर यूट्रस। उसके बाद हम 8 डेज के बाद उनको बुलाते हैं, वी चेक द यूट्रस कि आपका लाइनिंग बिल्कुल ठीक है। हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इतनी थिकनेस होनी चाहिए यूट्रस की, ब्लड फ्लो इतना होना चाहिए ना, यूट्रस इज प्रिपेयर्ड फॉर द चाइल्ड। उसके बाद हम जैसे ही यूट्रस रेडी होता है, पेशेंट को एक डेट देते हैं कि इस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। पेशेंट उस दिन एडमिट होता है, हम एम्ब्रियोज को लैब से वापस डी फ्रीज करते हैं, विच इज कॉल्ड थॉइंग। एम्ब्रियोज को निकालते हैं लैब से और उनको वापस यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो उस टाइम पर भी कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं या क्या? उस दिन एडमिट होना पड़ता है पेशेंट को। सुबह पेशेंट एडमिट होता है, वो विदाउट एनेस्थीसिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही एप्रीहेंसिव होते हैं, उनको रेयर केसेस में एनेस्थीसिया भी दे देते हैं। एंड देन एक बहुत छोटा सा कैथेटर होता है विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर, वेरी थिन कैथेटर, उसके थ्रू हम एम्ब्रियोज को अंदर रख देते हैं। ये पेनफुल होता है? नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली पेनलेस, बिल्कुल। तो फिर उस दिन डिस्चार्ज भी हो जाते हैं? बिल्कुल सेम डे पेशेंट आफ्टर 2 आवर्स डिस्चार्ज हो जाता है। और फिर कितने दिन के बाद पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है? 15 डेज के बाद। इस दौरान यस उनको इंजेक्शंस और टैबलेट्स, मेडिसिन सपोर्टिव लेनी पड़ती है। अच्छा, इस दौरान कपल्स का एक ये भी रहता है कि सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो वो वाला भी पार्ट थोड़ा सा बिल्कुल देखिए, किसी भी स्टेप पे साइंटिफिक एविडेंट तो ये नहीं बोलता है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप में आपका आईवीएफ फेल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट फीमेल के लिए, बिकॉज वी डिस्कस इट्स अ वेरी फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग प्रोसीजर, तो स्टार्टिंग के जब हम स्टिमुलेशन करते हैं तो स्टार्टिंग के 5 डेज तो एग्स छोटे होते हैं एंड पेशेंट इज फाइन, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप यू कैन बी सेक्सुअली एक्टिव इफ यू आर कंफर्टेबल, बट हम कोई इन्फेक्शन नहीं चाहते हैं या फिर कोई स्पर्म इंट्रोडक्शन नहीं चाहते हैं, बिकॉज एग्स बन रहे हैं, वी डोंट नो कि क्या हो, तो हम चाहते हैं कि बैरियर या कॉन्डोम्स का यूज करके यू कैन बी सेक्सुअली एक्टिव। ओके, एंड फिर 15 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि ना हो सेक्सुअल इंटरकोर्स, हम एटलीस्ट 15-20 डेज के लिए या 1 मंथ, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में जब एक प्रेगनेंसी होती है तो हम यही चाहते हैं डॉक्टर कि एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स आप सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करें। बिल्कुल, पर जैसे जब एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे मैंने डिस्कस किया कि फर्स्ट 8 डेज सिर्फ टैबलेट्स खाने, उस टाइम पे यू कैन बी सेक्सुअली एक्टिव बट विद बैरियर मेथड, कॉन्डोम्स, ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो हम कैसे पता करें कि आईवीएफ में जो एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है तो उसके 15 दिन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं हुई है? सेम वही प्रेगनेंसी? बिल्कुल सेम, आप प्रेगनेंसी टेस्ट से भी कर सकते हैं, बट हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं विच इज कॉल्ड बीटा HCG, इससे पता करते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर पेशेंट को आना पड़ता है हॉस्पिटल? नहीं, अपने घर पे आप कहीं पे भी सैंपल दे सकते हैं, आने की जरूरत नहीं है। तो कितने चांसेस होते हैं मोस्टली कि हो जाती है पहली आईवीएफ में प्रेगनेंसी कंसीव? मैंने बोला दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज। अगर आपके बहुत अच्छे ए क्वालिटी के एम्ब्रियोज बन गए तो 60% प्रोबेबिलिटी रहती है कि इम्प्लांटेशन होगा और आपको प्रेगनेंसी होगी। ओके, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो फिर उसके बाद का पूरा प्रोसीजर कैसा रहता है? उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पे स्कैन्स करते रहते हैं पेशेंट के कि बेबी कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी हार्ट बीट आ गई कि नहीं आ गई, सिंगल है या ट्विन प्रेगनेंसी है। मेडिसिन और इंजेक्शन हम चाहते हैं कि बिकॉज अब जैसे जब नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रेगनेंसी, आईवीएफ में हमने एम्ब्रियो को बाहर बना के उसको प्लेस किया है, तो वी नीड टू सपोर्ट द फीमेल बॉडी विद हार्मोन्स की प्रेगनेंसी सपोर्टेड रहे। एक बार 1.5 मंथ 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गए, बेबी का हार्ट बीट आ गया, द बेबी स्टेबल इनसाइड द यूट्रस, एवरीथिंग इज फाइन, देन मेडिसिन और इंजेक्शन सपोर्टिव सब स्लोली विड्रॉ करके एंड पेशेंट कम्स बैक टू नॉर्मल आयरन एंड कैल्शियम ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद बिल्कुल जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी होती है वैसे ही होता है। लोग बोलते हैं 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा, 9 महीने इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये सब कंप्लीटली मिथ है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बात की कि आईवीएफ का जो है वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर क्या क्या प्रोसीजर होता है, आपने कहा कि शुरुआत के कुछ दिनों में काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो एक हमें थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दीजिएगा कि जो आईवीएफ की प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से कितनी अलग होती है और उसके लिए हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि कपल्स के माइंड में यही रहता है कि आईवीएफ है तो अब एक तो इतने दिन के बाद प्रेगनेंसी हुई है, ऊपर से आईवीएफ मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब चीजें इतनी ज्यादा चैलेंजिंग हो रखी है, तो बहुत ज्यादा लोग एकदम से उसमें आ जाते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ये, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। आईवीएफ प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, दे आर एब्सोल्युटली सेम।
सिर्फ जो मेजर डिफरेंस होता है वो मेडिसिन और इंजेक्शन का होता है, विच गोज फॉर फर्स्ट 2 months ऑफ प्रेगनेंसी ओनली। ठीक है, तो शुरुआत के आपको 2 महीने। बिल्कुल, तो आपको आईवीएफ प्रेगनेंसी में ऐसा स्पेशल कुछ भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है जो आप नेचुरल प्रेगनेंसी में लेते हैं। वही प्रिकॉशंस हैं कि आपको हैवी काम, नेचुरली भी जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो यू अवॉइड भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, हैवी वर्क नहीं करना है, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज आपको ऐसा कोई बेड रेस्ट नहीं करना है, जो एक मिथ है कि आईवीएफ में आपको बेड 9 रेस्ट करना महीने, है, हाँ। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑफिस जा सकते हैं, अपने रूटीन सारे काम कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप मेडिसिन और इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, उससे जो हम इंजेक्शंस देते हैं उनका एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी। तो उस केस में बस हम ये चाहते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी आईवीएफ प्लान कर रहे हैं या आप प्रेगनेंसी हो गई है तो थोड़ा सा ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करें, घर का होम कुक नॉर्मल फूड खाएं, दैट्स ऑल। अदरवाइज कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल। तो शुरुआत के जो 2 महीने होते हैं, क्या उसमें इंजेक्शंस लगते हैं या बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, हम वी हैव प्रिपेयर्ड द एम्ब्रियोज आउटसाइड, तो बॉडी को सपोर्ट चाहिए होता है कि वो प्रेगनेंसी सपोर्टेड रहे। डेली लगते हैं इंजेक्शंस? बिल्कुल, कुछ ऑल्टरनेट लगता है, एक डेली लगता है। एक दिन में कितने इंजेक्शंस लगते हैं? 1 या 2। 1 या 2, बिल्कुल मतलब अगर 2 महीने का हम लेकर के चले ऑन एन एवरेज तो 60 से 120 इंजेक्शंस लग सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद बट फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर हमें रियलाइज हो रहा है ग्रेजुअली कि सब चीज बिल्कुल ठीक है, तो हम हो सकता है इंजेक्शंस को पहले ही डिसकंटिन्यू कर दें, तो वो वेरी करता है। और ये इंजेक्शंस कहाँ लगते हैं? कुछ टमी पे लगते हैं, कुछ बैक पे लगते हैं। ठीक है, ओके। ऐसा भी होता है क्या कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है उसके बाद भी कुछ वजहों से मिसकैरेज या अबॉर्शन हो सकता है आईवीएफ में भी? बिल्कुल, जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी में 2-3 तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे एक अबॉर्शन हो सकता है या बेबी में कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो वो एक आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी हो सकते हैं। आईवीएफ होने की वजह से अबॉर्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि आईवीएफ को लेकर के लोगों के मन में एक और मिथ ये भी है कि जो आईवीएफ वाले बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं, तो नहीं, उसमें ऐसा बिल्कुल भी अबॉर्शन नहीं और है। मिसकैरेज के चांसेस नहीं, ऐसा ज्यादा बिल्कुल होते भी हैं। नहीं, इट्स अ कंप्लीट मिथ। और ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है आईवीएफ में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ मिथ है। है, हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। आईवीएफ है तो ट्विन प्रेगनेंसी नहीं, ही ऐसा होगी। बिल्कुल भी नहीं है। Okay. हम लोग 2 एम्ब्रियोज इसलिए रखते हैं ताकि प्रेगनेंसी का चांस इम्प्लांटेशन ज्यादा हो, वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। बट कुछ परसेंट केसेस में, समवेयर वी कैन से 20% केसेस में ऐसा होता है कि दोनों एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाते हैं और ट्विंस हो जाते हैं। okay. एंड हम तो उसको साइड इफेक्ट मानते हैं कि ट्विंस होना आईवीएफ का साइड इफेक्ट है। अच्छा, साइड इफेक्ट बिल्कुल, आईवीएफ का। हाँ। ओके, ठीक है। बट कई कपल्स के लिए अच्छा है कि अगर इतने दिन से नहीं हो रहा है तो एक साथ में फिर 2 हो हाँ गए, तो बिल्कुल, that मोस्ट is ऑफ द better. कपल टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। लेकिन क्या उससे फिर प्रेगनेंसी के मतलब रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल, ट्विन प्रेगनेंसी इज अ कॉम्प्लिकेटेड हाँ, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्री टर्म डिलीवरी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हर चीज का रिस्क थोड़ा सा ऑन द हायर साइड होता है। ओके, हमने जैसे बात की कि अगर सक्सेसफुल हो गया तब, अगर जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद फेल हो गया तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर कैसा होता है? फिर आप कपल्स को क्या बताते हैं? हम चाहते हैं कि कपल्स हमारे साथ बैठें। पहले तो इमोशनल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेशेंट के लिए बहुत शैटरिंग होता है, क्योंकि फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके से वो लोग ड्रेन्ड होते हैं। तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि रीजंस क्या हो सकते हैं। अगर पहले तो रीजन फाइंड आउट करना है और उसे करेक्ट करना है। आपके हिसाब से क्या मोस्टली रीजंस होते हैं आईवीएफ फेल होने के? मोस्टली तो अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्ब्रियो क्वालिटी होती है, कि अगर एग क्वालिटी, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आते ही बहुत लेट हैं। जो कपल्स टाइमली आ जाते हैं, जिनका एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी ठीक है, तो हम भी उनको आईवीएफ में बहुत अच्छा सक्सेस रेट दे पाते हैं। बट अगर पेशेंट ऑलरेडी 39-40 ईयर्स में आ रहा है, एग क्वालिटी बहुत कम है, नंबर कम है, तो उन केस में मोस्ट ऑफ टाइम एम्ब्रियो क्वालिटी फैक्टर होती है कि आपका एम्ब्रियो एवरेज है और वो इम्प्लांट नहीं हुआ। इसमें लाइफस्टाइल का कितना रोल होता है फिर? होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, अल्कोहल एंड स्मोकिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग और स्पर्म दोनों क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करती है। तो वो हम चाहते हैं कि बिल्कुल अवॉइड हो बिफोर द प्रोसीजर, ड्यूरिंग एंड वंस कंसीव ऑल्सो। स्ट्रेस का भी क्या बहुत बड़ा रोल है इसमें? स्ट्रेस का यस इंपॉर्टेंट रोल है, बट बहुत मेजर मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि पेशेंट्स के मन में ये मिथ होता है कि हमारा स्ट्रेस है, इसकी वजह से हमारा एग काउंट या एएमएच कम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मिनिमम रोल होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस से प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं आईवीएफ में। तो हम पेशेंट को चाहते हैं कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, बट यस बी प्रिपेयर्ड फॉर द बैड आउटकम ऑल्सो। ऐसा नहीं कि पेशेंट एक्सट्रीमली पॉजिटिव और हैप्पी है एंड देन रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो वो उनके लिए बहुत इमोशनली चैलेंजिंग होगा। टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच। बिल्कुल। तो रियलिस्टिकली अगर एक अप्रोच करना चाहता है कोई कपल और एक पहली बार उनका आईवीएफ फेल हो गया है, कितने अटेम्प्ट्स उनके पास फिर बचे रहते हैं? अगेन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जब भी हम आईवीएफ करते हैं तो हम नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बहुत सारे पेशेंट्स में ज्यादा बन जाते हैं। जैसे
हम जब स्टिमुलेशन करते हैं तो मल्टीपल एग्स बनते हैं। जब हम स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल एम्ब्रियोज होते हैं जिनको हम एक बार में ट्रांसफर नहीं करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एग काउंट एंड स्पर्म काउंट। तो अगर पेशेंट के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं फॉर द नेक्स्ट साइकिल, तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो एम्ब्रियोज बचे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो अच्छी है तो दे कैन टेक अ सेकेंड अटेम्प्ट आफ्टर करेक्टिंग। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर मान लीजिए पहला फेलियर हो गया तो हम चेक करना चाहते हैं कि भाई क्यों नहीं हुआ सक्सेसफुल, कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं या कुछ यूट्रस में कुछ करना है या कुछ सर्जरीज करनी है। और अगर एम्ब्रियोज नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हमें या तो एक नेक्स्ट साइकिल ऑप्ट करना पड़ता है, और अगर एग और स्पर्म बहुत खराब है तो फिर हमें और कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं टू लुक कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे मेरे 2-3 सवाल होंगे। आपने जैसे कहा कि कई बार एम्ब्रियो ज्यादा हो जाते हैं तो आप उसको रख लेते हैं, नेक्स्ट साइकिल में कर सकते हैं। बिल्कुल। पहला अगर आईवीएफ फेल हो गया तो कितने टाइम के बाद दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं? अगर हमें कुछ करेक्शन नहीं करना है, मोस्टली हम चाहते हैं इमोशनल रीजंस की, मेडिकली नो ब्रेक इज रिक्वायर्ड, यू कैन इमीडिएटली गो अहेड विद द नेक्स्ट साइकिल। कितने मतलब फिर भी दिन अगर जैसे आपका नेक्स्ट पीरियड है, यू कैन इमीडिएटली मूव अहेड विद द नेक्स्ट पीरियड, मतलब 1 महीना। बिल्कुल, अगर पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड है तो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम चाहते हैं कि वी टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं हुआ। अगर उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट कराने हैं, कुछ सर्जरी करनी है या कुछ और करना है, तो उसमें इट डिपेंड्स कि क्या चीज हमें करेक्ट करनी है और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास एम्ब्रियो अगर है तब है कि आप नेक्स्ट पीरियड साइकिल में कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर एम्ब्रियो नहीं है हमारे पास तो फिर से क्या पूरा आईवीएफ का प्रोसीजर एकदम से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर एम्ब्रियोज नहीं है तो हमें पूरा स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वहां से अगर हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो फिर से वही इंजेक्शन का प्रोसीजर, सारी चीजें फिर से वही शुरू हो जाती है? देखिए, अगेन मैंने बोला कि वो निर्भर करता है कि हम क्या चीज करेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग क्वालिटी बहुत खराब है, पेशेंट की बहुत मिनिमल एग्स निकले, तो हम पेशेंट को वी नो द रीजन कि दिस इज द रीजन, तो पेशेंट को फिर हम डोनर एग्स की तरफ काउंसिल करते हैं। तो फिर वो एक सेपरेट साइकिल हो जाती है। अगर स्पर्म बहुत खराब है और हमें पता है कि दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बने, तो पेशेंट को फिर हम डोनर स्पर्म की तरफ काउंसिल करते हैं। तो वो चीज, अगर पेशेंट खुद से ही दोबारा ट्राई करना चाहता है तो यस, पूरा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होता है, पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू होता है। बिल्कुल। लेकिन इस टाइम पर आई एम श्योर कि उनको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत ज्यादा ये सब चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी कई बार खुद से मना कर देते किसी कपल्स को कि आप मत कराइए, आपका अगर कोई अटेम्प्ट फेल हो गया है तो इसके बाद कोई हमारी जैसे मैंने बताया कि अगर हम डोनर एग्स या डोनर स्पर्म की तरफ जा रहे हैं तो वो प्रोसेस पेशेंट के लिए फिजिकली लेस चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें डोनर को इंजेक्शंस लगते हैं। तो अगर एविडेंटली वो है तो हम पेशेंट को ब्रेक नहीं चाहते हैं, बिकॉज पेशेंट कम्स टू अस एट अ वेरी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, 39-40। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिस कर देते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चाइल्ड की अपब्रिंगिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम ऑलरेडी 45 के हो गए हैं और बच्चा सिर्फ 5 साल का है, देन हमारे एनर्जी लेवल उससे मैच नहीं करेंगे। बच्चा आपका एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसका गेम्स खेलो, उसको पढ़ाओ, क्या हमारा मेंटल और फिजिकल स्टेटस वैसा होगा कि हम उसको मैच कर पाए? तो चाइल्ड रियरिंग शुड बी एट अ डिसेंट एज। तो हम नहीं चाहते कि पेशेंट अननेसेसरी डिले करे चीजों को। हम चाहते हैं कि पेशेंट को काउंसिल कर दें कि दिस इज द सोल्यूशन, यू शुड मूव अहेड। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम पेशेंट फिर ब्रेक लेता है टू प्रिपेयर अगेन फाइनेंशियली। कितना फिर भी अगर समझना हो कि कितना कॉस्ट आ जाता है एक आईवीएफ में पूरा, तो देखिए वो हर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2.5 लाख के बीच में कॉस्ट वेरी करती है। 1.5 से 2 लाख का बिल्कुल होता है एक, अगर आईवीएफ का पहला वैसे होता है तो ओके। और अगर जैसे आईवीएफ के लिए कोई कपल आपके पास आया, सब चीजें हो गई, लेकिन उसके बाद भी बार बार वो फेल ही हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर ऐसा होता है कि कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो जाती है आईवीएफ फेल होने के बाद? बिल्कुल, आईवीएफ प्रेगनेंसी होने के बाद बहुत बार, नॉट वेरी कॉमनली बट यस, कुछ पेशेंट्स में देखा गया कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है, बिकॉज हम आईवीएफ में मेडिसिन दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, तो बॉडी में काफी चीजें सेल्फ करेक्ट हो जाती हैं, एंड फ्यू केसेस में देखा गया कि नेचुरल प्रेगनेंसी उनकी हो जाती है। तो अगर आईवीएफ भी फेल हो रहा है तो उसके अलावा भी कोई और ऑप्शंस होते हैं या फिर दिस इज लास्ट? नहीं, आईवीएफ फेलियर में मैंने बताया कि द क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो एंड द यूट्रस, ये 2 मेजर रीजंस होते हैं। तो अगर एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है और हमने डोनर एग्स ले लिया तो उसमें सक्सेस रेट काफी अच्छे होते हैं, बिकॉज हमने मेजर चीज को करेक्ट कर दिया। स्पर्म क्वालिटी मान लीजिए बहुत खराब है, दैट इज द कल्प्रिट जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, और हमने डोनर स्पर्म ले लिया तो बहुत इजीली सक्सेस मिल जाती है। तो ये डोनर स्पर्म और डोनर एग वाले में भी प्रोसीजर सेम रहता है, या फिर जो डोनर होते हैं उनमें सारा प्रोसीजर डोनर में होता है? जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है वो पेशेंट के साथ होगा, एग रिट्रीवल वाला डोनर के साथ होगा। ओके, तो उनमें फिर वही सेम चीजें होंगी, इंजेक्शंस वगैरह सब? एब्सोल्युटली, वो डोनर लेगा फिर सारी चीजें। कितने चांसेस होते हैं उसमें सक्सेस होने के? अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द स्पर्म क्वालिटी। यूजुअली इम्प्लांटेशन हमेशा 60 to 70% ही रहता है। ओके, बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है कई बार कि डोनर ही एग्स भी दे रहे हैं, स्पर्म्स भी दे रहे हैं, बिल्कुल। अगर तो मतलब जो कपल्स है उन दोनों के
एग्स और स्पर्म क्वालिटी खराब बिल्कुल, है उसको एम्ब्रियो डोनेशन कहा जाता है Okay. कि हमें एग भी बाहर से लेना पड़ रहा है और स्पर्म भी बाहर से लेना पड़ रहा है। यस, ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को एक मोटा-मोटी समझना हो कि अगर आज से आईवीएफ शुरू हो रहा है तो एग्जैक्टली कितने दिन में प्रेगनेंसी लेट्स सपोज कंसीव होगी ही, तो कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है? अगर फ्रेश ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1 मंथ में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा और अगर आप फ्रोजन कर रहे हैं तो 1.5 to 2 मंथ्स में आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव का रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है। पीरियड्स का आपने जैसे बोला था कि सेकेंड डे का एक साइकिल वो होता है। अगर बिल्कुल। किसी के पीरियड्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, जैसे कई बार टाइमली आते हैं, बहुत सारे लोगों के टाइम से नहीं आते हैं। तो फिर हम उनको, अगर जैसे पेशेंट हमारे पास पहले से आता है, वी नो कि साइकिल्स इरेगुलर है, तो हम उनको पहले से बिकॉज कुछ तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो जब हम उस हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं पीरियड टाइम से आ जाता है। ठीक है, ओके। बिल्कुल। तो अगर हम चाहते हैं कि आईवीएफ हमारा सक्सेसफुल हो जाए पहले अटेम्प्ट में ही या ज़्यादा अटेम्प्ट्स में फेल ना हो, तो बीइंग अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट, अगर कोई कपल हमारे इस वीडियो को देख रहा है, वो चाहता है कि उनका आईवीएफ सक्सेस हो, तो ऐसे में कुछ ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जो टिप्स आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे कपल्स को कि हाँ, आप ये फॉलो करते हो तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका आईवीएफ पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा सक्सेसफुल। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने डॉक्टर की बात सुने। अगर आपका डॉक्टर जो आपको बता रहा है, आई अग्री कि एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है और फेलियर्स वहीं पर आते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कम्स विद वेरी बैड एग क्वालिटी एंड हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि आपको डोनर एग करना चाहिए और पेशेंट अग्री नहीं करता है, देन इट लैंड्स टू अ फेलियर। ठीक है। और फिर पेशेंट बोलता है कि मैम हमारा आईवीएफ फेल हो गया। तो फर्स्ट लिसन टू योर डॉक्टर। जो डॉक्टर आपके एडवाइस कर रहे हैं कि दिस प्रोसेस में करने से आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे, तो लिसन टू योर डॉक्टर। ठीक है। जो मेडिसिन आपके डॉक्टर ने दिए उनको फॉलो करें, लाइफस्टाइल को अपना चेंज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, अगर वेट ज्यादा है तो स्लीप अपनी प्रॉपर रखें, स्मोकिंग अल्कोहल को बिल्कुल क्विट कर दें, कैफीन इंटेक अपना कम रखें और जो आजकल फूड हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्ब्स कम करें, शुगर इंटेक, जंक फूड, ऑयली स्पाइसी चीज़ को अवॉइड करें, शिफ्ट ऑन अ हेल्दियर डाइट। दैट्स द ओनली थिंग अ पेशेंट कैन डू। ठीक है। और अगर किसी का आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है तो क्या वो 4-5 ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका आईवीएफ फेल हो रहा है, ताकि लोगों के दिमाग में रहे कि हाँ, दिस कैन बी द रीजन जिसको मुझे करेक्ट करने की जरूरत है? पेशेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकता है एक्सेप्ट लिस्निंग टू द डॉक्टर कि उनका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अगर एग क्वालिटी खराब है, वी कैन रिप्लेस द एग, वी कैन रिप्लेस द स्पर्म। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो कोई सर्जरी करके उसे करेक्ट किया जा सकता है। देयर आर पेशेंट जिनके यूट्रस में नॉन करेक्टेबल प्रॉब्लम है, उनके लिए सरोगेसी फिर एक लास्ट ऑप्शन होता है कि दे कैन ऑप्ट फॉर अ सरोगेसी। अगर उनके यूट्रस में मल्टीपल अनएक्सप्लेन इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो रहे हैं, बच्चा स्टिक ही नहीं हो रहा है, तो उनके लिए लास्ट रिसोर्ट होता है सरोगेसी कि दे कैन ऑप्ट फॉर अ सरोगेसी। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इस सेशन में हमने आईवीएफ पर काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन की है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप या मंत्रा ज़रूर बताएं कि अगर उन्होंने नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर ली है, बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कब उन्हें आईवीएफ के लिए सोचना चाहिए और आईवीएफ पर जाने से पहले किन चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए बातों का? सबसे इंपॉर्टेंट एज है कि आपकी एज और एग रिजर्व कैसा हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि स्पर्म की क्वालिटी एज पे डिपेंड नहीं करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द एग क्वालिटी। तो टाइमली डिसीजन ले। जो आप जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट से या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, वो आपको गाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप आईयूआईज करा रहे हैं जो आईवीएफ से पहले का स्टेप है, एटलीस्ट 3 to 4 साइकिल्स ऑफ आईयूआई अगर आपने ट्राई कर लिया है, नाउ इट इज द टाइम टू स्टेप अप टू आईवीएफ। कुछ कंडीशंस यस ऐसी होती हैं जिसमें आईवीएफ इज द मोस्ट रिकमेंडेड प्रोसीजर। उन केसेस में अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपके लिए आईवीएफ फर्स्ट चॉइस है, फॉर एग्जांपल अगर आपके ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है, तो उन केसेस में आपको जितनी जल्दी आप आईवीएफ कराएंगे आपके रिजल्ट्स उतने ही बेटर होंगे। बाकी अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, स्ट्रेस फ्री रहें एंड फॉलो योर डॉक्टर। एक और हम बस चाहते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर यही बोलती हैं कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली और मेंटली ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है, जो स्पेशली फीमेल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। तो बीइंग अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एक उनके लिए आप एडवाइस देना चाहेंगे कि आईवीएफ में ये चीज़ें होती हैं, खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करके रखें और कैसे आईवीएफ के लिए वो खुद को दिमागी तौर पर एकदम से प्रिपेयर करके रखें कि ज़्यादा उनको परेशानी ना झेलनी पड़े, और अगर हो भी रही है तो कैसे कोप अप करें उससे? देखिए, मेंटली डेफिनेटली अग्री बहुत चैलेंजिंग होता है, बट पहले से एक माइंडसेट, देखिए बहुत सारे पेशेंट आजकल गूगल इंस्टाग्राम से फॉल्स इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि भाई इंजेक्शंस लगेंगे हमारे तो हमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मुझे मूड स्विंग्स हो जाएंगे। तो पहले से एक माइंडसेट बिल्ड ना करें कि ऐसा होगा। मैं सब पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि थिंक पॉजिटिव, कि दिस इज द जर्नी टुवर्ड्स योर मदरहुड। अपने आगे की जो जर्नी है कि बेबी जब होगा, हाउ विल योर लाइफ चेंज, उसके बारे में पॉजिटिव सोचें।
पार्टनर का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर उनका मेडिकली रोल सिर्फ स्पर्म देने का है बट फिजिकली और इमोशनली चैलेंजिंग प्रोसीजर है, तो मैं चाहती हूँ कि पार्टनर और फीमेल हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें पेशेंट को, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यस, काउंसलिंग जब हम करते हैं, हर एक आईवीएफ सेंटर में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर भी होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत बार पेशेंट्स हमसे शेयर नहीं कर पाते हैं, बट साइकोलॉजिकल काउंसलर से बात करना बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम गैमिट्स को चेंज कर रहे हैं या डोनर एग या डोनर स्पर्म ले रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जो होते हैं उनमें बहुत बार पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं इन कपल्स बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, तो हम चाहते हैं कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ब्रेक डाउन करके दे शुड कम टुगेदर एज अ कपल to start the treatment. Always very important part of IVF counseling. Day 1 से आपको patient को ये समझाना पड़ेगा that you may land up into failure. No one can assure you 100% guarantee. बिल्कुल. Exactly. तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है. बिल्कुल. बिल्कुल. Thank you so much डॉक्टर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपने हर एक एस्पेक्ट पर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को बताया, समझाया. I'm sure इस वीडियो से हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है. Thank you so much and I hope you enjoyed this session. Thank you so much. Thank you. And ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, स्पेशली उन कपल्स के साथ जो आईवीएफ ट्राई करने वाले हैं या उनके मन में आईवीएफ से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं और वो बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं. उसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो, कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के. ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइफ. थैंक यू.